हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के उर्दू के लेसन 2 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें जो आपको लेसन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको क्या दिया गया है, कृष्णचंद्र के बारे में इसमें दिया गया, अफसाना दिया गया। ओके, तो पहले मैं अफसाना को रीड कर लेती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब की देन है। यह जदीद दौर की पैदावार है। असर हाजिर में मसरूफ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान से ज्यादा कशिश रखता है। मुख्तलिफ नकादो, यहाँ पे नून है कि ता है, आप अपने बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। मेरे बुक में मिटा हुआ है, सही से नजर नहीं आ रहा है। मुख्तलिफ नकादों ने अपने अपने तौर पर अफसाने की तारीफें बयान की है। एक नकाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नस्ल में पढ़ी जा सके। एक और नकाद कहता है कि अफसाने में बुनियादी चीज वहदत तासीर है। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ जिंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। अफसाना में झोल होने के इम्कानात कम होते हैं चूंकि यह मुख्तसर होते हैं। लाजिम है कि अफसाना निगार का मुशाहिद और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। किरदार भी ऐसे हों जो हमारी जिंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में प्लॉट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजर कसी, माहौल और जुबान बयान की रंगीनियाँ काबिले जिक्र है। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हसीनी, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, करतुल एन हैदर, असमत चौताई, सोहेल अजीम आबादी, शकीला अख्तर और इंतजार हुसैन अहम हैं। इनके बाद उर्दू में अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद इस फन को जिला बख्शने में हमतन मशरूफ है। चलिए हम कृष्णचंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीराबाद जिला गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कृष्णचंद्र कब और कहाँ पैदा हुए हैं। तो कृष्णचंद्र जो है वो 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीराबाद जिला गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए। इनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर पोंछ मतलब कि कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम पोंछ मतलब कि जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 ईस्वी के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी जुबान में MA किया और 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। इनको मुलाजमत के बंधन में जकड़ी जिंदगी पसंद नहीं थी, फिर भी 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत की। 1 साल के बाद दिल्ली और फिर कुछ दिनों के बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में तबादला करा लिया। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मुकामात में रहकर इनकी जुबान और बयान में निखार और इनके अदबी ज़ौक़ और शौक़ में गैर मामूली इजाफा पैदा हुआ। कृष्णचंद्र ने इब्तदा में अंग्रेजी जुबान में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वह उर्दू में लिखने लगे। हुमायूं और अदबी दुनिया में इनकी कहानियां शाया हुई और फिर वह सदा के लिए उर्दू के होकर रह गए। इनके अफसानों को लाजवाब शोहरत हासिल हुई। इनके अफसानों को उर्दू अफसानों में इजाफा तशव्वुर किया गया और कृष्णचंद्र उर्दू दुनिया के एक बेहद अहम अफसाना निगार बन गए। लखनऊ में क़याम के दौरान ही इनको शालीमार पिक्चर्स की जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली और वह इस्तीफादे कर पूना चले गए। फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकून इख्तियार कर ली। 1969 ईस्वी में हुकूमत हिंद की जानिब से इनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया और दूसरे कई इदारों की तरफ से भी इनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया। कृष्णचंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाया हुई।
उन्होंने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामे, यहाँ पे क्या दिया गया है, कृष्णचंद्र की किताबों के बारे में दिया गया है कि कृष्णचंद्र की जो है 80 किताबें शाया हुए और वो क्या क्या लिखे थे वो यहाँ पे बता रहा है। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामे, रिपोर्टाज और मुजाम्मेन तहरीर किए, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत एक अफसाना निगार की है। इनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, ये सब इनको नावलों बता रहा है। जो कृष्णचंद्र के नावल क्या क्या थे, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कृष्णचंद्र के नावल में क्या क्या है, शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियां सो गई, एक गधे की सरगजश्त और आसमान रोशन है वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। तो कृष्णचंद्र का पहला नावल क्या है, शिकस्त है। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रूमानी अफसाना निगार थे। इनकी जुबान निहायत खूबसूरत और सुब्क थी और उसमें जादू जैसा असर था। कृष्णचंद्र अपनी खूबसूरत जुबान और मायारी तख्लीकात के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जुबानों के अलावा दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक की अहम जुबानों में भी इनके अफसानों और नावलों के तर्जुमे शाया हो चुके हैं। 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में इनका इंतकाल हो गया। तो देखिए अब हम इसे रीड करते हैं, आप लोग उसे ध्यान से देखिए और समझिए। कृष्णचंद्र का जो है मुख्तसर अफसाना है पूरे चांद की रात। तो इसे मैं रीड करती हूँ और आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। अप्रैल का महीना था, बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खंकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंद बाला तिनकों के नीचे मखमले डूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक यह सफ़ेद फूल इसी डूब में जज्ब हो जाएंगे और डूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंद बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था, अभी तंगों पर पत्तियां ना छूटी थी, अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गुंजा ना था, अभी समल की झील पर कनौल के चिराग रोशन ना हुए थे। झील का कोहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बाहर की आमद पर यकायक इसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मस्तां की आखिरी सब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बाहर के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे शिकारे शथे आब पर रक्सा व लर्जा बाहर की आमद के मुंतजर है। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सब पहाड़ ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील वूलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वह अफ़ की लकीर पर कागज़ की नावों की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का करमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और करमजी से सरमई और सरमई से स्याह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खंकी तेजतर होती गई और नथने इसके बर्फीले लम्स से सुन हो
गए और फिर चांद निकल आया और फिर वह आ गई तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वह मेरे करीब आकर रुक गई। इसने आहिस्ता से कहा, हाय। इसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। इसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और इसके गहरे स्याह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरे रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने इससे कहा, सब पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है यह। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे कान पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी साख झुककर मेरे कंधे पर सो रही। देर तक वह खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वह आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जू के घर सोना है, सोना नहीं है जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की, यहाँ पे मिटा हुआ आप बुक में देख लीजिएगा, ओके, में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तोसा पहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का यह जोड़ा कल धोया था आज सूखा न था। इसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी। वह अभी आई न थी और जब तक वह न आती मैं मकई के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जर्दालू तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो यह सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम तो सचमुच खफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है और आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने इसकी मोहब्बत और हैरत में उन पुतलियों को देखा जिनमें इस वक्त चांद चमक रहा था। और यह चांद मुझे से कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसरत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन, अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफेद खुद शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत इसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमंग आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की यह सतलरी देखी यह सुर्ख सतलरी इसके गले में डाल दी और उससे कहा, तू आज रात फिर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले से कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। यह सुर्ख सतलरियां पहन ले। चांद ने यह सब कुछ इसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हवा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों के पड़े बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाजें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं छतों से और जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता लगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कुरम के साग का नरम नमकीन और लतीफ जायका और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसने कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार खत्म हो गई।
अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झिंगर मेंढे, इनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी। साकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हज़ारों साल से इसी तरह खड़ी थी, मेरी और इसकी मोहब्बत की मुंतज़र, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़र, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़र, या पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़र है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर ज़मीन बहुत नरम थी और चांदनी का ओट से छनती हुई आ रही थी और मेंढक होले होले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और इसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। झील की सतह पर लाखों कनोल खिल गए। नरम हवाओं के लतीफ झोंके यकायक बुलंद होके शदहा गीत गाने लगे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसियाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर नाचने लगे। फिर कनोल खिलते खिलते समेटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली, वह कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खींचकर झील के मरकज में ले गया। यहाँ कश्ती आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती थी और ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। इसने पोटली खोली, इसमें से जर्दालू निकाल के मुझे दिया, खुद भी खाने लगी। जर्दालू खुश्क थे और खट्टे मीठे। वह बोली, यह पिछली बहार के हैं। मैं जर्दालू खाता रहा और इसकी तरफ देखता रहा। वह आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम ना थे, पिछली बहार में मैं ना था। और जर्दालू के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और जर्दालू के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सब्ज जर्दालू, सख्त खट्टे जर्दालू जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और जुबान सीसी करती थी और नाक बहने लगती थी। जर्दालू खाके हमने खुश्क खुबानियाँ खाएं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती मगर जब दहन के लआब में घुल जाती तो शहद शक्कर का मज़ा देने लगती। नरम नरम बहुत मीठी है यह, मैंने कहा। इसने एक गुठली को दांतों से तोड़ और खुबानी का बीज निकाल कर मुझे दिया, खाओ, बादाम की तरह मीठा है। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाए। इसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है मगर इतनी बड़ी सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती है इसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती है तो मेरी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती है और खुबानियाँ खिलाने को कहती है। पिछली बहार में और मैंने सोचा, पिछली बहार में मैं ना था मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था।
पिछली बहार में वह नाजुक पत्तों से भर गया था, फिर इनमें कच्ची खुबानियाँ के सब्ज और नुकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा हुई थी और यह कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं ना था और इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामियों को भी मात करते थे। खुबानियाँ खाके इसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी खुशबू थी। सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करकरे दाने शफाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शेरे। वह बोली, यह मसूरी मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वह बोली, पिछली फसल के रखे थे घरों में छुपा के अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दिए। फिर इसने इसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दिए, जिन्हें मैं खाने लगा और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, यह मसूरी मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। यह पिछली फसल के भुट्टे जब तू थी मैं ना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में गोरी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और हवा में झूमने लगे थे और तो मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं न था, लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नरम और नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से इसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। इसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। इसके होठों का गरम नमनाक लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। वह पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वह पूरे चांद की रात मेरे ज़हन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वह कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी। इसने भी नहीं की होगी। वह जादू ही कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वह फिर घर नहीं गई और हम मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया व माँ फीहा से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और इसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद में श्रीनगर गया और इससे यह कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वह एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वह दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे।
ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ لیا لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئیں گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فحاشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور عریاں ہو کے رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں یہ سوچ کر ان سے ملے بغیر اسی طرح واپس چلا گیا اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ اور اب میں 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے ہیں، اور اپریل کا مہینہ ہے، سپہر سے شام ہو گئی ہے، اور میں دیر تک پول کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں، اور خنک ہوا میں سفید گوشوں کے مچھر لہراتے جاتے ہیں، اور پگڈنڈی کے خاک پر سے کسی جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل پر سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگو سے پڑے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا آتی ہے، اور ایک روتا ہوا بچہ یکایک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے، اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر فڑفڑاتے ہیں، اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی مانجھی گا رہا ہے، اور اس کی آواز گونجتی گونجتی افق کے اس پار گم ہو جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ بھی ختم ہو گیا۔ جھیل کا کنارہ یہ خوبانی کا درخت ہے لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر کشتی یہ کشتی ہے، مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میری پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کر دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں آدھی صدی ہو گئی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی ہے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ دو بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی، تھم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کون ہو تم؟ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ وہ بولی تمہارے باپ کا ہے۔ میں نے کہا میرے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ کوئی 48 برس ہوئے میں نے اس سے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں نہیں، میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ گھر تو بس
समझिए अब आप ही का है, मैं तो यूं नहीं। मैं यह कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गई। इसने सांस जोर से अंदर को खींची, बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वह थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा इसकी तरफ तकता रहा। फिर वह आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो यह मेरा बड़ा बेटा है, यह इससे छोटा है, यह बड़े बेटे की बीवी है, यह मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा। यह पोती, यह मेरा खाविंद है। इसे जगाओ नहीं, परसों से इसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। वह बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खोटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों कैसे शफाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वह बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वह काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चले गए। वह बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम इस रोज़ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वह बोली, हाँ, तुम इसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वह तुम्हारे मुंह में और तुम इसके मुंह में लुक़मे डाल रही थी। वह एकदम चुप हो गई, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वह बोली, अरे वह तो मेरा सगा भाई था। वह फिर जोर से हंसने लगी। वह मुझसे मिलने के लिए आया था। इसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वह वापस जा रहा था, मैंने इसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वह एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। इसने कहा, वह मेरा पोता है। मैंने कहा, वह मेरी पोती है। वह दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मोड़के, हम देर तक उन्हें देखते रहे। वह मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है, इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है, और आज तुम भी आए हो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी भर तुमसे नहीं मिलूँगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास वापस आ गए। इसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने इसके पोते को। इसने मेरी पोती को चूमा, मैंने इसके पोते को। और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था, और वह चांद हैरत और मुसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे, वह बहार मैंने देखी। इससे
में तुम ना होगे, लेकिन ज़िंदगी भी होगी और मोहब्बत भी होगी और खूबसूरती और इनाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वह अलग से खेलना चाहते थे। वह भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, यह वही दरख्त है? इसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह दूसरा दरख्त है। तो चलिए अब हम इसके मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, खुद की या फिर कुछ और लिखा हुआ, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे मिटा हुआ है, इसका मतलब होता है सर्दी, ठंडक, सर्दी या फिर ठंडक। लताफत, नरमी, नजाकत, नरमी या फिर नजाकत या फिर उम्दगी। डूब, घास, तुग, पहाड़ की चोटी या फिर बुलंदी। कोहरा, धुंध या फिर कोहर या फिर वह बुखारात जो सर्दी के मौसम में सुबह और रात को धुंध पैदा कर देते हैं। सतह मतलब किसी चीज का बालाई हिस्सा। सतह मतलब क्या होता है, किसी चीज का बालाई हिस्सा। जमस्तान, जाड़ा या फिर सर्दी का मौसम। गोत, खानदान, घराना, हस्ब नस्ब, गोतर भी इस्तेमाल होता है। बेलौस, बेगर्ज, शिकारा एक खास किस्म की कश्ती जो कश्मीर की झीलों में इस्तेमाल की जाती है। रक्स, नाच या फिर रक्षा बमाने नाचता हुआ। लरजता, कांपना, लर्जा बमाने कांपता हुआ। संगलाख मतलब पथरीली जमीन या पहाड़ी इलाका। संगलाखी, कनाइतन मुश्किल या फिर दुश्वार। उफ्क, आसमान का किनारा, जमा आफाक। शाना, कांधा, कांधा मुंदा एक माने कंघी भी होता है। मुसरत, खुशी, शादमानी, बिसात। गोड़ी करना, खुरपी से पौधों के चारों तरफ की मिट्टी को नीचे ऊपर करना। गोरना, इसी को कोरना भी कहते हैं। तलाई करना, खेत में से घास फूस साफ करना। खुबानी, जर्दालू एक किस्म का फल। लम्स, किसी चीज को छूने का एहसास, मिस करना। करमजी, लाल या फिर सुर्ख रंग। करमजी, करमज बेर, करमज बेर बूटी की मानिंद एक कीड़ा। शगुफा, कली या फिर बन खिला फूल या फिर शगुफा छोड़ना एक मुहावरा है। या फिर मुराद अनोखी बात। बेलौस, बेगर्ज बगैर किसी फायदा के कोई काम करना। मरकज मतलब बीच या फिर दरमियान। दहन मतलब मुंह। मरका मतलब तस्वीरों की किताब या फिर एल्बम। मात देना मतलब शिकस्त देना। खलियान खेत में अनाज रखने की जगह है। अजीम मतलब बड़ा किला। थम मतलब खंबा या फिर केले के पेड़ काटना। देखिए अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहानी बयान करने वाले शख्स की मुलाकात लड़की से जब हुई तो वह अंग्रेजी साल का कौन सा महीना था? इसका जवाब होगा, कहानी बयान करने वाले शख्स की मुलाकात लड़की से जब हुई तो वह अंग्रेजी साल का अप्रैल का महीना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़की लड़के के लिए खाने की क्या क्या चीजें लाई थी? इसका जवाब होगा, लड़की लड़के के लिए जर्दालू और खुबानियां लाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुबानियां खाने के बाद लड़के और लड़की ने और क्या खाया था? इसका जवाब होगा, खुबानियां खाने के बाद लड़के और लड़की ने भुट्टा खाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़की के साथ एक ही रकाबी में खाने वाला लड़का रिश्ते में लड़की का क्या लगता था? इसका जवाब होगा, लड़की के साथ एक ही रकाबी में खाने वाला लड़का लड़की का सगा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी बयान करने वाला लड़का जब अचानक गायब हो जाता है तो लड़की ने कितने सालों तक इंतजार करने के बाद अपनी शादी की थी? इसका जवाब हो जाएगा, 6 साल इंतजार करने के बाद लड़की ने शादी की थी। देखिए अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ मुख्तसर गुफ्तगू। पुल के किनारे किनारे किस फल का पेड़ थे? फल के पेड़ थे। तो पुल के किनारे किनारे जो है वो बादाम के पेड़ थे। लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो इसके वालिद इसे छोड़ने कहाँ तक आए थे? लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो इसके वालिद इसे पगडंडी तक छोड़ने आए थे। पगडंडी जीन होगा इसका राइट आंसर, ये रॉन्ग है। लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? तो लड़की के घर के आंगन में खुबानी का पेड़ था। लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ कितने भुट्टे खाए? लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ 1 भुट्टे खाए। नेक्स्ट है, लड़का 48 साल के बाद जब लड़की से मिलने घर में दाखिल होता है तो एक जवान औरत अपने खाविंद को खाना दे रही थी। वह जवान औरत लड़की की कौन थी? वह जवान औरत जो थी वो लड़की की क्या थी? बहू थी। 12 नंबर राइट होगा। अब इसमें देखिए दिया गया तफसीली गुफ्तगू में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र ने तकरीबन कितनी
किताबें लिखे। इनके पहले नावल का क्या नाम है? इनके चंद दूसरे मशहूर नावलों के नाम तहरीर करें। तो इसका जवाब होगा कृष्णचंद्र ने तकरीबन 80 किताबें लिखे। इनके पहले नावल का नाम शिकस्त है। इनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियां सो गई, एक गधे की सरगजश्त और आसमान रोशन है वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृष्णचंद्र ने वकालत का इम्तिहान किस सन में पास किया था और किस यूनिवर्सिटी से? इसका जवाब होगा कृष्णचंद्र ने वकालत का इम्तिहान 1937 ईस्वी में पास किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, यहाँ पे 1937 लिखा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पास किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी मुलाजमत के सिलसिले में वह किन शहरों में मुकीम हुए? इसका जवाब होगा अपनी मुलाजमत के सिलसिले में वह लखनऊ में मुकीम हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णचंद्र को हुकूमत हिंद के जानिब से किस एजाज से नवाजा गया था और क्यों? इसका जवाब है कृष्णचंद्र को हुकूमत हिंद के जानिब से पद्म भूषण से नवाजा गया और दूसरे कई इदारों की तरफ से भी इनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? इनकी वफात किस शहर में हुई और कब? कृष्णचंद्र के वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर था। 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में इनका इंतकाल हो गया। किनका इंतकाल? कृष्णचंद्र का इंतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कृष्णचंद्र ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मुलाजमत कर रहे थे तो इनको फिल्म में काम करने के लिए किस फिल्म कंपनी के दावत दी थी? मतलब कि फिल्म कंपनी ने दावत दी थी और वह लखनऊ से कहां चले गए थे? जवाब होगा इनको शालीमार पिक्चर्स की जानिब से मुकालमा लिखने की दावत मिली और वह लखनऊ से पूना चले गए हैं। तो आप जो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा कृष्णचंद्र के बारे में, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।